नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का 14वां पाठ लासा की ओर। इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म 1893 में गांव बंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा की घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो ये हो गया हमारा कवि परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश देखेंगे बच्चों। तो मैं रीड करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए सब। इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, राहुल सांकृत्यायन जो लेखक है उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का, पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उन्होंने ये जो यात्रा थी वो करी थी नेपाल के रास्ते से की थी और वो साल था 1929 से लेकर 30 तक। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीखमंगों के वेश में की थी। ठीक है बच्चों, तो वो टाइम पर क्या था, जो भारतीय लोग हैं उन्हें इस यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, यह यात्रा भीखमंगों के वेश में की है। मीन्स जो भिखारी लोग होते हैं ना, उनके वेश में उन्होंने की है। मीन्स उनका पहनावा उन्होंने पहनकर ये यात्रा पूरी की है। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फटी कलिटपोर्ट का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एक ही रास्ता था तिब्बत जाने के लिए। तो वो रास्ता क्या था, नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी वहीं से जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। यह जो रास्ता था ये कैसा था, व्यापारिक भी था और सैनिक का भी रास्ता था। यहीं से व्यापार होता था और सैनिक भी यहीं से आना जाना करते थे, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। इसलिए लेखक ने क्या कहा है, ये जो रास्ता है यह मुख्य रास्ता था। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत का सवाल नहीं उठता।
और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती है। वहाँ पर क्या होता है, तिब्बत में जाति पात नहीं होता है और लेडीज़ लोग जो औरतें हैं वो यानी सर पर पर्दा नहीं डालती है। ठीक है। चोरी का आशंका के कारण भीखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता। वहाँ पर क्या होता है, कई चोर चोरी ना कर ले, भिखारी चोरी ना कर ले, इस यानी टेंशन में क्या होता है, इस शंका में मीन्स इस विचार में लोग किसी को भी घर में नहीं घुसने देते। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं। नहीं तो आप अपरिचित होने पर भी आपको वो लोग घर के अंदर ले सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। यहाँ पर कहा गया है, भिखारियों को देखकर उन्हें डर लगता है कि कहीं घर में कोई चोरी ना कर ले घुस के, नहीं तो उन लोग यानी क्या करते हैं, अगर ये डर उन्हें नहीं रहा तो वो लोग उन्हें हमको अंदर बुलाकर हमारे लिए चाय भी पका सकते हैं, हमारा अच्छा स्वागत भी कर सकते हैं। और उसे कौन पकाएगा, या तो घर की बहू पकाएगी या तो कोई उसकी सास पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटे राहदारी देकर थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। देखिए अभी वो यहाँ कहाँ पर थे, चीनी किले के पास थे। अब वहाँ से वो आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 2 चींटे राहदारी देकर, है ना, उन्होंने क्या किया है, 2 चींटे राहदारी यानी वहाँ पर उन्हें देखकर क्या किया है, पहले के आखिरी गाँव में पहुँच गए। उन्होंने क्या कहा है, पहले के आखिरी गाँव में पहुँच गए। यहाँ पर क्या हुआ है, सुमति कौन है, यहाँ पर मंगोल जो भिक्षुक है, यहाँ पर एक मंगोल नाम का भिक्षुक है, उसका दोस्त है राहुल का दोस्त है। वो कौन है, राहुल का दोस्त है सुमति। मंगोल भिक्ष जो है उसका जो दोस्त है राहुल का दोस्त है यहाँ पर सुमति। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। क्या हुआ, यहाँ पर पहचान होने के वजह से और भिखारी होने के वजह से उन्हें यहाँ पर अच्छी जगह मिली रहने के लिए। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। 5 साल के बाद क्या हुआ था, यही रास्ते से वो लोग वापस लौट रहे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। तब क्या हुआ था, उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। तब उन्हें कहाँ पर रहना पड़ा था, एक गरीब इंसान था, उसकी कुटिया में झोपड़ी में रहना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। तब वो कहाँ पर, कौन सी यात्री के वेश में थे, भद्र यात्री के वेश में थे। वो भिखारी के वेश में नहीं थे, भिखारी नहीं लग रहे थे। जब वो किले से निकले, चीनी किले से निकले, तो वो कौन से वेश में निकले, भद्र यात्री मीन्स साधु संत के वेश में निकले। अगले दिन राहुल जी एवं सुमिति जी को एक विकट डांटा थोड़ला पार करना था। डांटे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है अगले दिन राहुल जी को एवं सुमिति जी को क्या करना था, विकट डांटा थोड़ला पार करना था। मीन्स ये जगह है जो वहाँ पे उन्हें पार करनी थी। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। ये जो जगह है क्या है, तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह थी। 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण क्या था, ये ऊंची थी, 16-17 फीट ऊंची थी ये। दोनों और गांव नामो निशान नहीं था। इतनी ऊंची होने के कारण दोनों साइड में क्या था, गांव का नामो निशान नहीं था, यानी एक भी घर नहीं था वहाँ पर। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। क्या होता था, यहाँ पर डाकू लोग हमेशा छुपते थे और सरकार ध्यान न देने के कारण हमेशा यहाँ पर खून हत्याएं होती थी। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। अब देखिए ये कौन से वेश में थे, भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें हत्या का डर तो नहीं था, उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि भिखारी से तो कोई चोरी करता नहीं है ना। परंतु इन्हें कौन सा डर था, ऊंचाई का डर था। दूसरे दिन उन्होंने डांटे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी।
क्या हुआ, उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने क्या की, घोड़े से चढ़ाई की है। दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। उन्हें क्या दिखे, नंगे पहाड़ दिखे, बर्फ की और हरियाली के पहाड़ दिखे, तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी और उत्तर के तरफ उन्हें कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा। जब उतर रहे थे वो पहाड़ तो क्या हुआ, लेखक का जो घोड़ा था वो थोड़ा धीमे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। और वो कहाँ चल दिए, बाएं यानी बाएं के साइड में क्या हो गया, 1.5 मील में से 1.5 किलोमीटर वो लोग आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लाडगोर का रास्ता दाहिने की तरफ है। वो कहाँ गए, बाइने गए, मगर बाद में जब पूछा तो उन्हें पता चला कि उन्हें कहाँ जाना था, दाहिने की तरफ जाना था और ये लोग दाहिने ओर, और ये लोग कहाँ गए, बाई ओर चले गए। तथा जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लाडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। क्या हुआ, वो गलती से बाएं ओर चले गए जबकि उन्हें दाहिनी ओर जाना था, और वो भी 1.5 किलोमीटर वो गलती से बाएं ओर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सुमति को थोड़ा गुस्सा आया, मगर उनका गुस्सा जल्दी ही ठंडा हो गया। उसके बाद वो लाडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिट्टी के मैदान में थे जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिट्टी समाधि गिटी था। ठीक है बच्चों, ये जो जहाँ पर थे इन लोग जो प्लेस पे थे वो क्या थी, मैदान में थे, और ये मैदान कैसा था, पहाड़ों से पूरा यानी घिरा हुआ था, है ना। और यहाँ पर छोटी सी समाधि दिखाई पड़ती थी जिसका नाम क्या है, देखिए तिट्टी समाधि गिटी था। ठीक है, पहाड़ी का नाम था ये। ओके, आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। ठीक है बच्चों, वो जो सुमति है उनके पहचान के लोग थे आजू बाजू, वो उनसे जाकर मिलना चाहते थे, मगर लेखक ने क्या किया, उन्हें मना कर दिया और उन्हें कहा कि लासा पहुंचकर वो उन्हें पैसे देंगे। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। उन लोगों ने मॉर्निंग यानी चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें धूप में चलना पड़ रहा था। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें अपनी पीठ पर लादी थी और एक हाथ में उनके डंडा था। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर विकार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सुमति को क्या था, लोगों से मिलना भी था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर दिया, है ना। उन्होंने क्या कहा, बहाना, टोकर विहार की ओर चलने का बहाना किया। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी, यानी छोटा छोटा टुकड़ा ज़मीन का जागीरदारों के हाथों में था, अलग अलग लोगों के हाथों में था। बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती करता था, यानी जो जागीरदार थे उनके पास जो हिस्सा था उसको कुछ ना कुछ उसमें काम करते थे। कोई खेती करता था, कोई मजदूर उन्हें बेगार यानी मिलते थे, तो उसमें अपने तरीके से कुछ ना कुछ काम कर लेते थे। लेखक शेखर की खेती की मुखिया भिक्षुम से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सुमति उन्हें लेकर गया है लेखक को, जहाँ पर क्या है, शेखर का खेती है ना। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुम से मिले। किससे मिले, लेखक जो शेखर है, शेखर की खेती के जो मुखिया है उनसे मिले। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने
बहुत अच्छा मंदिर देखा, जिस मंदिर में क्या है, हस्तलिखित 113 पोतियाँ रखी है बुद्ध की, जिसे लेखक पढ़ने में लगे। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए पूछ ली और लेखक ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सुमति दोपहर से यानी दोपहर तक वापस आ गए। चूँकि तिट्टी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और उनसे विदा लेकर चले गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सुमति फिर वापस मिलकर आ गए हैं। उनके बाद वहाँ से उन लोग सामान अपनी पीठ पर उठाकर आगे चलने लगे। बच्चों यहाँ पर जो सुमति है उनका परिचय है, वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला, जो एक मंगोल भिक्षु था। ठीक है, वो कौन था? मंगोल भिक्षु था, जो लेखक को यात्रा करने में उनकी मदद कर रहा था। उनका नाम लोब्स्टोक था। उनका नाम क्या था? लोब्स्टोक। इसका अर्थ है सुमति प्रजा, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। इसका मतलब है लेखक को यानी इजी होना चाहिए उनसे बात करने के लिए, इसलिए उन्होंने उसका नाम सुमति रखा है। तो इस तरीके से लेखक ने सुमति के साथ तिब्बत की यात्रा पूरी की। उसका अनुभव हमें बताया है कि उन्होंने किस तरीके से, कौन से रास्ते से वो यात्रा पूरी की। वो टाइम पे यानी किसी को भी वो रास्ते पे जाने की अनुमति नहीं थी, है ना। एक ही रास्ता था जो रास्ते से ये लेखक और सुमति गए हैं। तो यही उन्होंने यहाँ पर अनुभव हमें बताया है। तिब्बत की यात्रा का अनुभव हमें यहाँ पर लेखक ने बताया है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको इस लेसन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।